360 में। एक मुल्क दो सुदूर, अफगानिस्तान में सियासी मुफाहमत कैसे होगी? पाकिस्तानी खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी की राह में एक नया कदम, मखसूस मुश्तरका दफातर। और कुछ ना कहो, क्योंकि मशीनें भी अब पढ़ लेंगी आपका जहन। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के बावजूद अफगानिस्तान का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में अमन मुआहदे के बाद आज से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का आगाज़ हो गया है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात का आगाज़ भी आज ही मुतवक्को था। वो शुरू तो नहीं हो सके, लेकिन आज के दिन के आखिर तक सदर अशरफ गनी की जानिब से मुज़ाकराती टीम का ऐलान मुतवक्को है, जो बक़ौल उनके तवील मुशावरत से तश्कील दी गई है। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात करने वाला वाहिद वफ़द होगा? क्योंकि एक टीम अब्दुल्ला भी तश्कील दे रहे हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सदर अशरफ गनी की हल्फ बर्दारी के कुछ ही देर बाद एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम करते हुए सदर का हल्फ उठाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने ट्विटर पर पैगाम में कहा है कि अमरीका मुतवाज़ी हुकूमत और सियासी बहरान के हल के लिए ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। 2014 के सदारती इंतखाबात के बाद भी सियासी बहरान पैदा हुआ था और तब अशरफ गनी सदर के ओहदे पर फाइज हुए थे और अब्दुल्ला ने चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा कबूल किया था। इस मरतबा अब्दुल्ला ताकत में शराकत दारी के इम्कान को रद्द कर चुके हैं, लेकिन सियासी बहरान के खात्मे की खातिर वो कहते हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब अमेरिका की जंग तो ख़त्म हो रही है, अफ़गान रहनुमाओं के आपस के इख्तलाफात क्या ख़त्म हो पाएंगे? इस बारे में हम आज बात करेंगे साबिक़ अफ़गान नायब वज़ीर तिजारत जनाब मुज़म्मिल शनवारी से। शनवारी साहब, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, ये क्या हो रहा है आपके ख्याल में और क्यों हो रहा है? बहुत शुक्रिया सारा। प्रॉब्लम तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है अफ़गानिस्तान के लिए और ये नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि अमेरिका का जो स्पेशल एनवॉय है अफ़गानिस्तान पीस के लिए, डॉक्टर ज़ल्मई खलीलज़ाद भी काबुल में था। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि कोई नतीजा निकल जाए इस नेगोशिएशन से, हलफ बर्दारी से पहले, लेकिन मेरे ख्याल से उससे कोई नतीजा नहीं निकला। ये सारे बातें इलेक्शन की जो रिज़ल्ट है, जो इनिशियल रिज़ल्ट थी और फिर कंप्लेंट्स थे और फाइनल रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद ये प्लान हो चुकी थी कि हम एक मुतवाज़ी हुकूमत ऐलान कर ले डॉक्टर अब्दुल्ला की तरफ से। प्रेसिडेंट गनी को तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था कि ये प्रेसिडेंट रहेगा और सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट हो चुका है लोगों की। और प्रॉब्लम ज़्यादातर उसी बेस पे था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ हुए थे इलेक्शन के लिए और बायोमेट्रिक डेटा पर, कि उसको यूज़ करे यूज़ ना करे, दोनों तरफों से बहुत ज़्यादा उस पर बहस हुआ था। और यही वजह था कि जो इलेक्शन रिजल्ट भी 1 साल ले गए और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो डॉक्टर अब्दुल्ला ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि ये कू है, जो पाक वोट जो है उसके खिलाफ ये कू है। अब जो कुछ भी था वो हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो गया। अब मुफाहिमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन ये अफगानिस्तान की हिस्ट्री में एक बुरा दिन था कि एक ही वक्त में दो लोग अफगानिस्तान की सदर के हैसियत से हल्फ उठाए और दोनों कहे कि हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन बातों से दोनों तरफ की जो वो नजर आ रही थी कि दोनों इस पर आमादगी जाहिर किए कि हम बात करने के लिए आमादा है। प्रेसिडेंट गनी ने भी अपनी बयानी कि बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त सबकी तवज्जो इस चीज़ पर थी कि अमेरिका अपने फ़ौजी वापस बुलाना शुरू कर दे और अफ़गान तालिबान सीरियसनेस शो करें कि वो एक तो अमेरिका के ख़िलाफ़ किसी किस्म के हमले नहीं करेंगे और फिर वो एक जो बैनुल-अक़वामी डायलॉग है उसके लिए तैयार होंगे। अब उनके साथ डायलॉग करने से पहले अगर आपस में ही जो सियासी लीडर्स हैं उनके दरमियान मुफाहमत नहीं हो रही, इस किस्म का एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो पैदा हो गया, तो ऐसे में आप इंट्रा अफ़गान डायलॉग का क्या फ्यूचर देखते हैं? वो तो हो जाएंगे, क्योंकि यूएस का जो स्पेशल एनवॉय अब भी काबुल में है वो उस पर काम कर रहा है। और इनिशियल स्टेप कल प्रेसिडेंट गनी ने भी अनाउंस किया था कि वो रिलीज जो प्रिजनर रिलीज का है डिक्री वो भी साइन करेगा और डेलीगेशन भी फाइनलाइज करेगा। जबकि डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा, उसने तो पहले कहा था कि वो आमादा है कि प्रेसिडेंट को रिलीज कर ले और डेलीगेशन बनाए। अब तीसरी पार्टी भी इसमें है जो अदर पॉलिटिकल लीडर्स है अफगानिस्तान में, जिसको
प्रेसिडेंट हामिद करज़ई जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो लीड कर रहे हैं। तो अब 3 जगह पर है कि प्रेसिडेंट गनी है कि जो एज पर इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट है, डॉक्टर अब्दुल्ला के सेल्फ डिक्लेयर प्रेसिडेंट है, और हामिद करज़ई जो उसके साथ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स है कि वो आपस में काम कर रहे हैं। ये तीनों हैं, अगर ये इकट्ठे ना होकर तालिबान के साथ बात ना करे तो मेरे ख्याल में ये प्रोसेस भी बहुत लेंथी हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा इस प्रोसेस में और अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए भी प्रॉब्लम होगी। अब आपने जिस तरह बताया कि 3 पार्टियां एक तरह से बनी हुई हैं, ऐसे में काबुल में सदर अशरफ गनी की हुकूमत जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, दीगर मुल्कों के लीडर्स भी उनकी जो इनॉग्रेशन थी उसके लिए आए वो वहाँ पे, लेकिन क्या स्पेस और क्या अथॉरिटी रह जाती है सदर अशरफ गनी के पास जब उनको उनके इक़्तिदार को ही चैलेंज करने के लिए और उनकी जो स्पेस है उसको चैलेंज करने के लिए लोग आगे आए हुए हैं? यही एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट गनी, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, अफगानिस्तान के आइन के मुताबिक, वो जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करे कि प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट है। अब डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल से ये आपस में मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे और जो हल्फ बर्दारी से पहले भी मुज़ाकरात थे उसके बाद भी होंगे। अब भी मेरे ख्याल से मुज़ाकरात हो रही है कि किस तरह इसको एडजस्ट कर ले और किस तरह इसको मिलकर इस तरह डिसीजन ले कि अफगानिस्तान को क्राइसिस से भी निकाले और एट द सेम टाइम इस तरह हो जाए कि तालिबान के साथ जो पीस नेगोशिएशन है, पीस डील, वो भी ऑफ ट्रैक ना हो। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पम्पियो के जो स्टेटमेंट आया है उसने कहा कि हम मुतवाजी गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं करते और ऐन हाल में जोर का इस्तेमाल भी नहीं चाहते किसी के खिलाफ। सो उसमें भी वो फर्म पोजीशन नहीं है। वो लोग अब भी चाहते हैं कि एक तरफ तो ये है कि प्रेसिडेंट गनी को, क्योंकि ज़ल्मा खलीलजाद का वहाँ पर होना और उसके जो चार्ज द अफेयर है यूएस एम्बेसी के काबुल में, उसका वहाँ होना इनॉग्रेशन में, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम उसमें ये है कि उन लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी इसमें शो की है कि किसी को भी हम ये इजाजत भी नहीं देंगे कि जोर का इस्तेफादा करे कि वो पॉलिटिकल क्राइसिस हल करे। क्योंकि अमेरिका ने तो अपनी पूरी अमेरिका ने तो अपनी जो पूरी सपोर्ट है वो सदर अशरफ गनी की हुकूमत के साथ ही इस वक्त जाहिर की है। और लेकिन बड़ा दिन है आज अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि जो अमन मुआहदा तय पाया था उसके तहत अमरीकी जो ट्रूप्स हैं उनके इनखला का, उनकी वापसी का आगाज़ हो गया है। सो अब देखना यह है कि अफगानिस्तान के लीडर्स किस हद तक तैयार हैं अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए, और उसके लिए जिस किस्म की मुफाहमत की ज़रूरत है उस पर किस हद तक पेशरफ्त हो पाती है आने वाले दिनों में। अफगानिस्तान के साबिक नायब वज़ीर तिजारत मुज़म्मिल शनवारी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया। अब अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदा जंग के अख्ताम की राह तो हमवार करता है, लेकिन अफगानिस्तान खित्ते की दीगर क़ुव्वतों की प्रॉक्सी वॉर का मैदान भी है। नदीम याकूब आज की इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि वाशिंगटन में मौजूद खारजा पॉलिसी माहिरीन के मुताबिक बैरूनी मुदाखलत अमरीकी अफवाज के चले जाने के बाद भी अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगी। तालिबान कैदियों की रिहाई के मामले पर अमरीकी हुक्काम का कहना है कि कैदियों की रिहाई और उनका तबादला न सिर्फ तालिबान अमरीका पीस डील का हिस्सा है, बल्कि इसकी अफगान हुकूमत भी तायद कर चुकी है। हम तमाम फरीक़ैन पर जोर दे रहे हैं कि वो अपना सियासी असर दिखाने की कोशिश न करें। अब आगे बढ़ने और तशद्दुद कम करने का वक्त है। अब वक्त है कि मिल बैठकर बातचीत की जाए। ताहम पाक अफगान अमूर के माहिर मार्विन वाइनबॉम कहते हैं कि कैदियों की रिहाई का मामला अफगान हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। अशरफ गनी दुरुस्त कहते हैं कि तालिबान अफगान हुकूमत के कैदी हैं, अमेरिका के नहीं। वो कहते हैं हम मज़ाकरात की मेज पर नहीं थे, हमने उनकी रिहाई पर इत्तेफाक नहीं किया। उनकी रिहाई के बदले हमें क्या मिलेगा? हम जंगबंदी चाहते थे, वो नहीं हुई। हमारे नज़दीक ये कोई अक्लमंदी नहीं कि उन 5000 जंगजुओं को आज़ाद छोड़ दें। मगर अफगानिस्तान का एक मसला वहाँ बैरूनी मुमालिक का अपने मुफादात की लड़ाइयाँ लड़ना भी है। उनमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं। जनूबी एशियाई अमूर के माहिरीन समझते हैं कि ये एक ऐसा मसला है जो मुस्तकबिल में भी अफगान सूरत हाल पर असरअंदाज होगा। अफगानिस्तान को हक हासिल है कि वो भारत के साथ रिवायती ताल्लुकात बरकरार रखे। गुज़श्ता 2 अशरों के दौरान भारत ने अफगानिस्तान को तरक्याती कामों के लिए बहुत मदद फराहम की है, मगर ये कहना भी दुरुस्त है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ कशीदगी में वहाँ अपनी मौजूदगी का फायदा उठाया है। अमेरिका शुरू ही से तस्लीम करता आया है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए ताउन के बदले में पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखना अहम है।
اب جبکہ طالبان کو افغان سیاسی دھارے میں شامل کرنے کا آغاز ہو گیا ہے تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کا طالبان اور دوسرے عسکریت پسند گروہوں پر کتنا اثر و رسوخ رہے گا۔ اب چونکہ طالبان کو افغان سیاسی دھڑے کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید اب انہیں پاکستان میں پناہ گاہوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔ معاہدے پر دستخط ہونے کے چند روز بعد ہی صوبے ہلمند میں افغان سیکیورٹی فورسز پر عسکریت پسندوں کے حملوں کے جواب میں امریکی فورسز نے ایک فضائی حملے میں طالبان کو نشانہ بنایا۔ ایسے ہی ایک حملے پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ملی نے کہا تھا کہ امن معاہدے کے بعد یہ سوچنا کہ تشدد کم ہو کر زیرو پر آ جائے گا خام خیالی ہوگا۔ امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور افغانستان کو امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے تعاون کی ضرورت رہے گی۔ آگے افغانستان کے اندر کیا ہونا ہے، چاہے وہ امریکن انٹرسٹ کے لحاظ سے ہی کیا ہونا ہے، جو میں نے جن گروپس کا ذکر کیا ہے، تو یہ اہم چیزیں ہیں جس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اور کوآپریشن کی ابھی اگلی دہائی تک تو ضرورت پڑے گی۔ چونکہ ہم نے ساتھ کام کیا ہے امریکہ کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی پاکستان تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ جو امریکی حکومت ہے ان کی طرف سے تو بالکل یہ اکنالجمنٹ ہے کہ پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اب ہمیں اپنے تعلقات کو سیکیورٹی کے علاوہ اور جگہوں پہ آگے لے کے جانا ہے۔ افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تمام سیاسی دھڑوں میں اتحاد بے حد اہم ہے، جو کابل کی موجودہ سیاسی صورتحال میں مشکل نظر آ رہا ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ بین الاقوامی مذاکرات جب بھی ہوں ان میں خواتین کی شمولیت یقینی بنانے پر کابل حکومت اور اس کے بین الاقوامی اتحادی تو متفق نظر آتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ افغان طالبان سے مذاکرات میں پھر خواتین کے لیے معاشرے میں کس قسم کے کردار پر اتفاق رائے حاصل ہوگا۔ امریکہ میں افغانستان کی سفیر رویا رحمانی نے ہماری ساتھی نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بڑا مسئلہ غیر یقینی کی صورتحال سے نکلنا ہے، اس کے بعد خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ خواتین کا معاشرے میں بہت اہم کردار ہے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، اور اگر ان کے حقوق کی پامالی ہوئی یا ان کا احترام نہیں کیا گیا تو افغانستان میں امن قائم ہونے کا امکان انتہائی کم ہوگا۔ امریکہ اور طالبان کے مابین معاہدہ ہوا ہے، افغان عوام کے درمیان ابھی بھی اس امن معاہدے پر مذاکرات ہونے ہیں، اور یہی سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کون سا مرحلہ ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ایک بات بالکل واضح ہے کہ افغانستان میں لوگ خواتین کے حقوق پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ افغانستان کے سیاسی بحران سے متعلق خبروں اور تبصروں کے لیے فالو کیجیے ہمارے فیس بک پیج کو، ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو، اور اس کے علاوہ ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کر سکتے ہیں، ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ پاکستان میں بہت سی خواتین دفتر میں کام کرنے کو محفوظ نہیں سمجھتی، لیکن اس کا حل بھی اب خواتین ہی نکال رہی ہیں، مخصوص کو ورکنگ سپیسز کی شکل میں۔ کو ورکنگ سپیسز ایسے دفاتر ہیں جنہیں ایک ہی وقت میں کئی مختلف کاروبار استعمال کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے گیتی آرانیس ہمیں لے جا رہی ہیں ایک ایسی کو ورکنگ سپیس میں جسے صرف خواتین ہی اپنے کاروباری معاملات اور سٹارٹ اپس کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ سارہ علی شہریوں اور حکومت کے درمیان رابطہ بہتر بنانے کے لیے ایک IT پلیٹ فارم تیار کر رہی ہیں۔ ان کا یہ منصوبہ فی الحال اتنا بڑا نہیں کہ وہ اپنا دفتر کھولیں، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ گھر سے چلایا جا سکے۔ انہوں نے کام کو آگے بڑھانے کے لیے منتخب کیا ہے وی کریٹ کو، جو ایک مشترکہ یا کو ورکنگ سپیس ہے جو صرف خواتین کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس ماحول میں جا رہی ہیں، اور وہاں پہ ان کے صبح سے اگر شام تک انہوں نے پورا ایک ورکنگ آورس میں کام کرنا ہے، تو ان کے ارد گرد کے ماحول پہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ان کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر کا
काम दे सकें. सो मेरे ख़्याल से तो ये एक अच्छी जगह है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप अपना एक स्टार्टअप चला रहे हैं, एक बिज़नेस एंटरप्राइज चला रहे हैं, तो आपने अपने बजट को भी देखना होता है. वी क्रिएट टाई नामी इदारे के तहत 2014 से काम कर रहा है. इसके ज़रिए कारोबार करने की ख्वाहिशमंद ख़वातीन को इंटरनेट और कॉन्फ्रेंस रूम्स जैसी बुनियादी ज़रूरियात के साथ साथ तरबियत और मुशावरत भी मुहैया की जाती है. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के कुछ डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं. इन एडिशन टू जो जनरल एंटरप्रेन्योर्स को चैलेंजेस होते हैं, उनके कुछ एडिशनल चैलेंजेस होते हैं जिनके लिए शायद हमें कुछ डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है. अब आप देखें जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जब अपना बिजनेस शुरू करती हैं तो एक ऑफिस बनाना एक बहुत बड़ा हैसल होता है उनके लिए अपने लिए, और ऑपरेशनल हैजर्ड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस नहीं रहता और वो ऑपरेशनल ऑफिस की मैनेजमेंट पे उनका फोकस चला जाता है. हमने यहाँ पे उनके लिए को वर्किंग स्पेस बना दी, सिक्योर्ड इन्वायरमेंट बना दिया, जो ऑल इंक्लूसिव सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल जाती हैं. वी क्रिएट मुंतज़मीन के मुताबिक उनके तमाम ऑपरेशंस इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक महदूद नहीं, बल्कि उनके कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनसे दूर दराज इलाकों की ख़वातीन भी फ़ायदा उठा सकती हैं. वी क्रिएट के ट्रेनिंग और रेजिडेंसी प्रोग्राम्स में साबका कबायली इलाकों की ख़वातीन को खुसूसी तौर पर जगह दी गई है. शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली इंदलीब 1 माह की ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद आई हैं. यहाँ से हमें ये आइडिया हुआ है कि हमें कैसे चलाना है एक बिज़नेस, ठीक है. उसके लिए हमें मार्केट प्लेस में हमारे उस आइडिया का क्या वैल्यू क्या होगी, हमें किस तरह से फ़ायदा होगा. मुझे ट्रेनिंग चाहिए थी कि मैं पूरा अगर आगे अपना आइडिया पिच करना चाहूँ तो कैसे करूँगी. वसाइल की कमी और मनफी मुआशरती रवैयों के बायस पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन के लिए कारोबार करना एक ख्वाब ही रह जाता है. वी क्रिएट के ज़रिए अब तक 30 से ज़ायद ख़वातीन अपनी कंपनीज खड़ी कर चुकी हैं. गेती आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद. वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, मगर एक चीज़ जो नहीं बदली वो है पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहने वालों की ग़िज़ा. 5000 साल पहले बरसग़ीर का इलाका वादी सिंध की तहज़ीब का मरकज़ था. हमारे बड़े उस दौर में जो कुछ खाते थे हम आज भी बहुत हद तक वही चीज़ें खाना पसंद करते हैं. भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में खुराक की तारीख़ पर एक दिलचस्प नुमाइश इन दिनों जारी है. आइए देखते हैं कि जायका का ये 5000 साल तवील सफ़र कैसे तय हुआ. नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के एक बावर्ची खाने में मिट्टी के बर्तन में चने पक रहे हैं, जिसके बाद उन्हें आटे में भरकर बेक किया जाएगा. ये कोई आम खाना नहीं. इसकी तैयारी में वो अनाज और सब्जियां इस्तेमाल की जा रही हैं जो 5000 साल पुरानी वादी सिंध की उस तहजीब की खुराक थी जो आज के शुमाल मगरबी भारत और पाकिस्तान के इलाके में परवान चढ़ी थी. आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक उस दौर और आजकल के जनूबी एशियाई खानों में बहुत मुमासिलत है. There's a lot of food which have continued, everything to do with our innate taste. बहुत से खाने आज भी राइज हैं जो फितरी तौर पर हमारी पसंद के जायके और बका के लिए ज़ेर इस्तेमाल थे, जैसे चावल और रोटी. फर्क इतना है कि वक्त के साथ ये ग़िज़ा नरम होती चली गई क्योंकि हमारे दांत उतने मजबूत नहीं रहे. उस दौर में गाजरों, अदरक और केलों का इस्तेमाल कसरत से किया जाता था. रोटी मुमकिना तौर पर जौ और बाजरे जैसे अनाजों से बनाई जाती थी. जायका बढ़ाने के लिए हल्दी और दार चीनी इस्तेमाल की जाती थी. फर्क सिर्फ खाना पकाने के अंदाज में था. कदीम अंदाज का खाना कुछ खुरदरा है. इसे निगलने से पहले ज्यादा चबाना पड़ता है. सब पत्थर की सिलों पर मसल कर पत्थर या मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता. उस दौर में किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन सादा लेकिन नफीस थे. इन बर्तनों के पेंदे भारी हुआ करते थे ताकि वो पकाने के दौरान न टूटें, और इसमें खास मिकदार में मिट्टी शामिल की जाती थी ताकि वो बहुत जल्द गर्म होकर खाने को जला न दें. पकाने के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल होने वाले गोबर या लकड़ी की मिकदार में कमी बेशी की जाती थी. कदीम तहजीबों में राइज खाने पकाने के अंदाज में नए दौर के लिए सबक भी हैं. जैसे सब्जियों को छीला नहीं जाता था, खाने को कम आंच पर पकाया जाता और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को जाया नहीं किया जाता था. सब कुछ मिट्टी के बर्तन में हल्की आंच पर पकाया जाता था. यूं कुछ जाया नहीं होता था, जिसकी दौरे जदीद में मुकम्मल ग़िज़ाइयत के लिए महसूस की जाने वाली जरूरत की वजह से आज 4000 साल पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा अहमियत है. इस प्लेट में दाल का शोरबा, पत्थर पर भुने केले और बाजरे से बनी खीर शामिल है, लेकिन इसमें दौरे जदीद के अज्जा जैसे टमाटर और आलू इस्तेमाल नहीं किए गए. ये बहुत ही लजीज है. मुझे महसूस हो रहा है कि आज के दौर में खाना पकाने का अंदाज ज़माने कदीम से लिया गया है.
بہت سے افراد نے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں صرف کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن اس دور کے کھانے چکھنا زمانے قدیم سے گہرا تعلق قائم کرنے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انجنا پسریچا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اعلان کیا۔ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ کچھ نہ کہو ایک بڑا مشہور فلمی گیت ہے، لیکن لگتا ہے کہ خاموشی کی زبان اب صرف ہم انسانوں تک محدود نہیں رہے گی۔ سائنسدان ایسی مشینوں پہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے کچھ کہے بغیر ہمارا ذہن پڑھ لیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان اور مشینوں کے درمیان کی اس دوری کو کیسے کم کیا جا رہا ہے۔ ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی ان گاڑیوں کو انگلیوں سے نہیں بلکہ دماغ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس ریس کے فاتح ہیں جارج ریسینوز۔ میں نے صرف اپنی کار پر توجہ دی اور یہ بہت زبردست تھا۔ ایک اور ریس میں اس شخص نے آنکھیں بند کر کے شرکت کی اور جیت گیا، اور اس کا راز یہ ہیڈ بینڈ ہے جو برین کو نے بنایا ہے۔ یہ ڈیوائس استعمال کرنے والے کے دماغ میں پیدا ہونے والی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ہائیڈروجیل مٹیریل سے خصوصی طور پر بنائے گئے سینسرز کی مدد سے پڑھتی ہے۔ برین کو کے میکس نیولون کا کہنا ہے کہ یہ ڈیوائس استعمال کرنے والے کی توجہ کی قابلیت کی پیمائش کرتی ہے۔ اگر آپ بہت پرسکون ہیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شاید آپ کا دماغ ذرا سا مختلف نظر آئے گا۔ ہم انہی اختلافات پر کام کرتے ہیں اور 0 سے 100 درجے تک دماغ کے مختلف مراحل کو جانچتے ہیں۔ اس مصنوعی عضو کی مدد سے پٹھوں کے ذریعے بھی الیکٹریکل سگنل جانچے جا سکتے ہیں۔ اس آلے میں ایک پروسیسر اور ایک سینسر لگا ہوا ہے جس سے من چنگ نی کو اپنے دماغ سے یہ انگلیاں ہلانے میں مدد مل رہی ہے۔ میں اس کو دیکھتا ہوں اور ہر انگلی حرکت کرنے لگتی ہے۔ یہ زبردست بات ہے، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ میکس نیولون کہتے ہیں کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی مستقبل میں انسانوں اور مشینوں کو آپس میں رابطہ رکھنے میں مدد دے گی۔ عشروں پہلے ہم نے ٹیکنالوجی کو ہاتھوں کی مدد سے استعمال کیا، جیسے ایک لائٹ کا سوئچ۔ پھر آئی فون آ گئے، یعنی ٹچ سکرین۔ انسانوں اور ٹیکنالوجی کے درمیان ہم آہنگی ہموار تھی، اب ہم آواز بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم یہ ہے کہ اب کچھ بھی کرنے کے لیے صرف سوچیں گے اور وہ ہو جائے گا۔ یہ مصنوعی عضو اور دوڑ محض ایک جھلک پیش کر رہی ہے کہ مستقبل میں اور کیا کچھ آنے کو ہے۔ الزبتھ لی کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ Unbelievable۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ facebook.com/BA اردو کا پیج ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوتا ہے، جہاں پہ آپ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بہت سے دلچسپ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی اسی پیج پہ آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔